So we're all settled. हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है, क्योंकि हम थोड़ा डिले से कर पाए। हमें करना था अप्रैल में, बट और आज भी कुछ मित्रों ने इंसिस्ट किया कि नहीं आज ही रखिए, तो फिर वैसे कल शाम को मेरी क्राइम मीटिंग थी, शाम को 7 बजे ख़त्म हुई। टाइम कम था, बट चलो जो होता है अच्छा होता है ना। तो आपका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में हमारे डिपार्टमेंट का काफ़ी रिव्यू हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले तो विज़न 2030 और 2047 में हमारा काफ़ी डिटेल में रिव्यू किया और हमारे टारगेट सेट किए कि आने वाले हम 5 साल में और 2047 तक 20 साल में हम कैसे कैसे हमारे टारगेट्स होंगे, और वो सभी डिपार्टमेंट का वो रिव्यू कर रहे हैं। और पुलिस में उन्होंने कुछ ज़्यादा वक्त भी लगाया और हमारे को निर्देश भी दिए और मार्गदर्शन भी दिए। उसके बाद 11 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक डिटेल्ड पुलिस डिपार्टमेंट का रिव्यू किया और हर पहलू पे उन्होंने जानकारी प्राप्त करी और अपने जो आइडियाज़ थे, जो अपने थॉट्स थे, वो हमसे शेयर किए, हमें मार्गदर्शन दिया और हमें गाइडेंस दी कि हमने कैसे काम करना है, और जो जो हमारी कमी पेशियाँ थी वो भी बताई, और जो जिसमें हमने अच्छा काम किया है उसमें हम अपनी संतुष्टि जाहिर की। उसी के आधार पे हमने अभी कल अपने विभाग की क्राइम मीटिंग रखी थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देशों की चर्चा की और क्राइम का हमने रिव्यू किया। यहाँ पे मैं ये सूचना भी देना चाहूँगा कि इस रिव्यू के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए करीबन 750 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है, जो कि आने वाले 2 सालों में हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्च करेंगे, और ये अब तक के पिछले 5-6 सालों में सबसे अधिक है। यानी कि करीबन हम 300-350 करोड़ रुपए इस साल खर्च करेंगे और इतना ही नेक्स्ट ईयर खर्च करेंगे, जिसमें नए पुलिस स्टेशन, पुलिस लाइन, पुलिस पोस्ट, बिल्डिंग, ऑफिस स्पेसेस, रेजिडेंसेस, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ये आपको उसकी सूचना देनी थी। इसके अलावा पिछले आपने देखा होगा कि मीडिया में काफ़ी क्राइम को लेके एक चर्चा का विषय बना हुआ है हरियाणा, स्पेशली जब से ये एनसीआरबी का 2024 का डेटा रिलीज़ हुआ और उसमें कुछ डेटा को अलग अलग तरीके से दिखाया गया। तो मैंने सोचा मैं आपके सामने फेस टू फेस इस जो भी ये डेटा और हमारी स्टेटस एज़ पर पूरे इंडिया के हिसाब से जो हमारा स्टेटस है उसको मैं आपको स्पष्ट करूं। और उससे पहले मैं 2-4 केसेस जो हमारे हुए हैं उसके बारे में ब्रीफली 2 लाइन में मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 15 दिन में कुछ एक हमारे यहाँ मर्डर के केसेस हुए। जैसे दादरी में एक ललित के सर पे गोली मार दी गई थी और उसको भी हमने हफ्ते के अंदर अंदर उसको ट्रेस किया, और इसमें जो कि रीज़न था वो पुरानी दुश्मनी पाई गई। ऐसे यमुनानगर में कलीराम प्रॉपर्टी डीलर का मर्डर हुआ था, उसमें उसका लेन देन का मामला पाया गया, उसमें भी अभियुक्त हमने पकड़ लिया। करनाल में एक लेडी का मर्डर हुआ था, उसमें एक विकास नामक व्यक्ति ने उनका मर्डर किया था, वो भी हमारे उसको भी काफ़ी मशक्क़त के बाद हमें पकड़ना पड़ा और उसमें इनकाउंटर भी हुआ। ऐसे ही झज्जर में हितेश एलिस गोलू का मर्डर हुआ, तो वो भी हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसमें जो शामिल थे क्रिमिनल्स उनको फ़ौरन पकड़ा, वो उन्हीं के गांव के पाए गए। इसके अलावा सोनीपत में नीरज एलिस कतिया, ये दुबलदन का थे,
इनकी आपस में रंजिश थी और इनका आपस में एक दूसरे के साथ पुराना झगड़ा चल रहा था, तो इनके दूसरी पार्टी ने इनका मर्डर कर दिया था, वो भी हमने पकड़ लिया है। तो हमारे सारे केसेस ट्रेस हैं। और यहाँ पे भी जो राव नरेंद्र सिंह जी के घर में घुसने की कोशिश की थी, वो चोर भी हमने पकड़ लिए हैं। उनका जो गैंग था चोरों का, उसमें सात सदस्य पकड़े गए, उनका 2 का इनकाउंटर भी हुआ और 2 अभी फरार हैं। इसी तरह एक बिट्टू मर्डर केस हुआ था सोनीपत में, वो भी हमारा ट्रेस हो गया है। इस तरीके से हमारे सारे केसेस जो मेजर क्राइम है वो सारा हमारा ट्रेस्ड है। अब मैं एनसीआरबी के डेटा के बारे में कुछ आपको जानकारी देना चाहूँगा। एनसीआरबी जो 2024 का डेटा आया है, उसमें हरियाणा की क्राइम रैंकिंग अगर टोटल मिलाए तो 4थे स्थान पे दिखाई गई है, दिल्ली, केरला और तेलंगाना के बाद। और अगर हम सिर्फ लोकल एंड स्पेशल लॉ देखें तो 5वां स्थान आता है, और दोनों मिला के देखें आईपीसी क्राइम और लोकल एंड स्पेशल लॉ क्राइम तो 5वें स्थान पे ये इन्होंने दिखाया गया है। तो इससे ऐसा प्रतीत हुआ या कुछ लोगों ने प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी कि हरियाणा में क्राइम इतना ज़्यादा है कि हम 4थे स्थान पे हैं, जबकि ये कुछ तथ्यों से थोड़ा हटके। एनसीआरबी जो डेटा पब्लिश करता है वो हर स्टेट से डेटा मंगाता है और वो अपने सॉफ्टवेयर में डालता है और एक रिपोर्ट जनरेट करता है। क्योंकि पुलिस और क्राइम एक लोकल सब्जेक्ट है, तो थोड़ी थोड़ी वेरिएशन हर स्टेट में है, जिसको मैं अभी आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। हरियाणा में हम फ्री रजिस्ट्रेशन में विश्वास करते हैं और काफ़ी समय से हमारे यहाँ क्राइम खुले तौर पे दर्ज होता है। ये इस बात से स्पष्ट है कि रफली 40 से 50 हज़ार केसेस जो बिजली चोरी के हैं, वो केसेस उसमें हम एफआईआर दर्ज करते हैं, जबकि बहुत सारे स्टेट हैं उसमें कोई एफआईआर नहीं दर्ज की जाती। इसका जब हमने डेटा निकाला तो हमने पाया कि हरियाणा में और यूपी में और बिहार में 3-4 स्टेट ऐसी हैं जहाँ पे बिजली चोरी के आप मुकदमे दर्ज करते हैं। बाकी स्टेट्स उसको शायद डीडी एंट्री कर देती है या कंपाउंडिंग कर देती हैं। कंपाउंडिंग हमारे यहाँ भी होता है, बट हम सारे मुकदमे में एफआईआर दर्ज करते हैं और जो कि हमारे क्राइम में ऐड हो जाता है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के माध्यम से के अनुसार जितने भी मिसिंग पर्सन हैं, कोई भी अगर व्यक्ति गुम हो जाता है, हमारे पास गुमशुदगी की रिपोर्ट आती है, तो कुछ साल पहले तक हम उसकी डीडी एंट्री करते थे और फिर उसको ढूंढते थे। अब ऐसे निर्देश प्राप्त हुए तो हम सब में एफआईआर दर्ज करते हैं और रफली हम 17,000 केसेस हम मिसिंग पर्सन के दर्ज करते हैं, और जिसमें ज़्यादातर हमारे ट्रेस्ड हैं। हमारे 95% तक 96% तक ट्रेस्ड है केसेस। लेकिन इसमें हरियाणा नंबर 1 है। आप देखेंगे जो इसी का 2024 का एनसीआरबी का डेटा है, हरियाणा फॉलोड बाय उड़ीसा, बिहार, जे&के। 31% पूरे इंडिया के मिसिंग पर्सन हरियाणा में दर्ज कर रहे हैं। इसका मतलब ये कोई है कि बाकी जगह से मिसिंग नहीं हो रहे हैं, वहाँ से ही मिसिंग है, लेकिन वो उनको डीडी एंट्री करते होंगे, बट हम सब में एफआईआर दर्ज करते हैं। ऐसे ही कुछ जो इलोपमेंट केसेज हैं, लड़का लड़की आपस में चले जाते हैं, उन सब में हम एफआईआर दर्ज करते हैं। रफली 2,500 के करीब ऐसी होती है, जो कि बाद में अगर आने के बाद जैसी स्टेटमेंट देते हैं तो बहुत सारे केस कैंसिल भी होते हैं। इसमें हरियाणा दूसरे नंबर पे है, नंबर 1 पे बिहार है, वेस्ट बंगाल है, बट बहुत सारी जगह जैसे छत्तीसगढ़, कर्नाटका में 38 केसेस दर्ज हुए। तो क्या ये माना जा सकता है कि भाई कम वहाँ पे ऐसे ये क्राइम कम है? तो ये हर एक की लोकल प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। और इसी तरीके से क्योंकि हमारे यहाँ फ्री रजिस्ट्रेशन है तो हमारे कैंसिलेशन भी ज़्यादा है। कैंसिलेशन में हरियाणा नंबर 2 पे है, राजस्थान नंबर 1 पे है, फिर हरियाणा, फिर जे&के, हिमाचल, कर्नाटक, और बहुत सारे जगह तो आप देखोगे कैंसिलेशन है नहीं है।
उड़ीसा में कैंसिलेशन केसेस बहुत कम है, वेस्ट बंगाल में बड़े कम है। तो इसका मतलब है कि वो वहाँ पर फ्री रजिस्ट्रेशन नहीं है, या फिर वो पहले डीडी एंट्री करते होंगे, जो भी उनका सिस्टम है। तो जो लोकल जो प्रथाएं हैं एफआईआर दर्ज करने की, उसके ऊपर एफआईआर कितनी दर्ज हुई है पूरे स्टेट में, वो मैटर करती है। हमारे यहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी, मिसिंग, इलोपमेंट सारे केसेस दर्ज करते हैं, और फ्री रजिस्ट्रेशन के कारण हमारे यहाँ चार्जशीटिंग रेट भी फिर कम हो जाती है। तो इसी आधार पे जब हमने इस पर स्टडी किया और हमने ये पाया कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के केसेस हम निकाल दें तो हमारी जो रैंकिंग है वो ऊपर बढ़ जाती है। जो अभी 5वें नंबर पे है, इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम 9वें नंबर पे आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी केसेस के बिना। और अगर मिसिंग वो भी निकाल दें, जो बाकी स्टेट नहीं कर रहे हैं, तो हम 10वें नंबर पे। और अगर हम ये एब्डक्शन के केसेस भी निकाल दें तो ये भी करीब कम ही है, बट 10वें नंबर पे हैं। और अगर हम कैंसिलेशन भी इसमें देखें, जो कैंसिलेशन हमारे 25,000 केसेस कैंसिल होते हैं, उसके अनुसार जो रियल केसेस अगर इतना हम कंपेयर करें तो हमारी रैंकिंग 14 रैंकिंग आती है। पूरे देश में हम 14वें स्थान पे हैं विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 299 क्राइम्स पर लाख ऑफ पॉपुलेशन। ये एनसीआरबी का ही डेटा है, बाय रिमूविंग दोज केसेस विच आर नॉट रिपोर्टेड बाय अदर स्टेट्स। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हरियाणा में क्राइम सिचुएशन बाकी स्टेट्स के मुकाबले काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा पिछले 4-5 साल से हमारा जो हरियाणा प्रदेश है, इसमें क्राइम डाउन टर्न की तरफ है। ये पीक हुआ 2023 में, 22 में मैक्सिमम पीक हुआ, उसके बाद से कम होना शुरू हुआ। 2023 में -0.7% कम हुआ, 24 में 13.3% कम हुआ, 25 में 5.8% कम हुआ, और अभी जो 4 महीनों में 9.8% की कमी रिपोर्ट दर्ज की गई है। तो इससे अगर हम टोटल निकालें तो टोटल फॉल इन क्राइम करीबन 22-23% हमारा पिछले 4 सालों में है, जो कि ट्रेंड हमारा ये आगे चालू रहेगा। इसके अलावा हमने हर हेड वाइज भी हमने इसमें स्टडी की है कि किस किस हेड में हमारा क्राइम कम हुआ है। उसकी डिटेल भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। ये आपका 25 की डिटेल क्या चलेगी, 1 सेकंड। का डेटा नहीं, मैंने कंपेरेटिव 1 सेकंड, just 1 सेकंड। Anyways, I think I missed that figures, but anyways, तो ये मेजर बातें थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। मतलब सिर्फ कुल मिला के आपका कहना है कि हाँ, ये मिल गया, ये मिल गया। 1 सेकेंड। तो ये 24 और 25 का कंपैरेटिव डेटा है, जिसमें हर हेड में क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन बीइंग में, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में, क्राइम अगेंस्ट SCBC में हमारा जो नेट क्राइम जो कम हुआ है, ये टोटल 7% के करीब, 5 to 7% के बीच में है। और वही फिगर 26 में जो हमने निकाली है, ये 9.8% टोटल है। इसमें क्राइम अगेंस्ट पर्सन 15% है, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी 18% है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में कमी 17% है। ये टोटल मिला के तो ये हमारे पास टोटल फिगर्स हैं जो इस साल की हैं। और इस साल भी फिर अभी भी हमारा 25 का डेटा गया है NCRB में,
और उसमें भी हम इलेक्ट्रिसिटी के केसेस दर्ज कर रहे हैं, मिसिंग पर्सन के दर्ज कर रहे हैं, और ये इलोपमेंट के और कैंसिलेशन भी हमारी ज़्यादा ही है। तो अगेन जो अब 25 का आएगा उसमें भी हमें ऊपर ही दर्शाया जाएगा, लेकिन अगर हम इन हेड्स को जब देखेंगे, चेक करेंगे, तो हमारी रैंकिंग, एक्चुअल रैंकिंग कम आएगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कैंसिलेशन। एक्चुअली फॉल्स एफआईआर तो वेरिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा, किसी ने कंप्लेंट करी है ना। अब हम इमीडिएटली उसको, अब दो ऑप्शन है, या तो एफआईआर दर्ज कर दें या हम कहें जी बाद में करेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये डबल एज सोर्ड है। अगर उससे एक तो जनता का ट्रस्ट खत्म होता है अगर हम एफआईआर ना दर्ज करें, और बहुत सारे लोग झूठी भी करा देते हैं, और बहुत सारे कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, उसमें भी कैंसिल होती है। तो हमने एक ये कॉन्शियस डिसीजन लिया कि अगर कैंसिलेशन बढ़ती है कोई बात नहीं, लेकिन हम जनता का ट्रस्ट नहीं खोएंगे, जो भी एफआईआर दर्ज कराता है हम दर्ज करेंगे। सर, आपने जो मेंशन नहीं किया वो मैं बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सम ऑफ द स्पाइज वर अरेस्टेड फ्रॉम हरियाणा। इसके अलावा फरीदाबाद में टेरर अटैक हुआ था, जुड़ी थी तार जो दिल्ली टेरर अटैक हुआ। जी जी जी। तो उसके बारे में सर बताइए कि कितने ऐसे हैं और किस तरह से आप उस पर नजर रखेंगे। वेल, उसका स्पेसिफिक डेटा जो टेरर रिलेटेड केसेस का मेरे पास अभी नहीं है, बट ये मैं ज़रूर बता सकता हूँ, उसके लिए हमने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक स्पेशल हमने एक नीति अपनाई है, जिसमें एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का गठन किया जा रहा है हरियाणा में, और वो बहुत जल्दी लागू हो जाएगा। थोड़ी सी उसमें कहीं अटके, मेरे ख्याल से शायद 1 जून से ही लागू हो जाए, जिसमें हम जितने भी टेरर रिलेटेड केसेस है उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड, ट्रेंड, वेल इक्विप्ड फोर्स, और जो कि एमएचए की गाइडलाइंस के हिसाब से काम करेगी, और जिसमें एक थाना हम पंचकुला और एक थाना हम गुड़गांव बनाएंगे, और सारे टेरर रिलेटेड केसेस हम उसमें शिफ्ट करेंगे। तो हमारे पास पीछे कुछ ऐसे वारदातें हुई हैं, कुछ केसेस हुए हैं जो कि अभी हम एसटीएफ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के माध्यम से उनको हम अटेंड कर रहे थे। हमारे सारे केसेस ट्रेस्ड हैं वो भी, और आने वाले टाइम में इसको हमारी जो एटीएस टीम है वो उसको एक आईजी लेवल ऑफिसर हेड करेंगे, और उसमें 2 या 3 एसपीज हम लगाएंगे, जो कि इस्टेब्लिशमेंट, इंटेलिजेंस, कोऑर्डिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, ये सारा कार्य देखेंगे। ये सर आप जो कह रहे हैं दादरी या झज्जर, यमुनानगर, जो तमाम आपने कहा कि अपने ट्रेस कर लिए, सर ट्रेस तो ठीक है, पुलिस जब अपराध होगा तो ट्रेस करना ही है, और वो ठीक आपने उसमें कभी कार्रवाई की, लेकिन इस तरीके के अपराध हो रहे हैं, बदमाश जो वो बेखौफ होकर मर्डर कर रहे हैं, तो इसका डर खत्म हो गया। तो देखो, ऐसा तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि नेट मर्डर्स हमारे कम ही हुए हैं पिछले कंपैरेटिव के हिसाब से, अगर आप डेटा देखेंगे। मैंने इसलिए ज़रूर कहा कि वो 1, 2, 3, 4 केसेस इकट्ठे हो गए थे, और मैंने फिर आपको उसका जो है उसका मोटिव भी बताया, ठीक है ना। 2-3 केसेस में तो पर्सनली दुश्मनी है ना। एक केस में उसका पैसे का लेन देन का था, एक में लेडीज़ का इन्वॉल्वमेंट पाया था। तो उसमें एक अलग अलग मोटिव मिला है, और ऐसा नहीं है कि ये पुलिस का कोई डर ख़त्म हो गया या फिर उसके कारण मर्डर हो रहे हैं, बट ये 1-3-4 केसेस इकट्ठे हो गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं हाँ जी, नहीं, वो उसको एक मिसयूज़ कर रहे हैं। उनको जो धमकी आई है, जो पॉलिटिकल लोग जिन्होंने बताया, वो मलोट से उन्हीं का पहले कार्यकर्ता था, उसी ने उसको फ़ोन करी, और उन्होंने रिकॉर्ड भी करा, उसमें उनकी आपस में बोलचाल होगी, ठीक है ना। उसको ये शेप दे दिया, धमकी आई है, तो ठीक है, हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और वो दैट पर्सन इज़ नोन, है ना, मलोट से है। जो नहीं, झूठ, गलत जानकारी, वो ये कह रही धमकी आई है, तो उन्होंने हमें वो दी है, दरखास्त दी है, उस पर जो है हम कार्रवाई कर देंगे, ठीक है ना। इसको जो धमकी, जो एक्सटॉर्शन कॉल की जो पहले आती थी, उससे जोड़ के देखा नहीं जाना चाहिए। जो एक ये मीडिया में कई बार ये नैरेटिव आ जाता है कि जी उसकी बाहर से धमकी आ गई, बाहर से बैठे, ये एक प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं एक्सटॉर्शन कॉल की, और उसके लिए हरियाणा पुलिस ने एक कदम उठाते हुए एक अभेद्य ऐप का भी, जैसे मैंने पहले बताया था, हमने
एक उसमें बनाया है जो कि पूरे हिंदुस्तान में कॉपी हो रहा है। जो बाहर से जो एक्सटॉर्शन कॉल आ जाती थी उसको हम उस ऐप के माध्यम से उसको कॉल को ब्लॉक कर देते हैं, मैसेज को ब्लॉक कर देते हैं और जो वॉइस मैसेज है सारी चीज़ ब्लॉक हो जाती है। तो उसका अभी तक आपको सर क्या आपके टेन्योर में अभी तक कितने विधायकों ने या नेताओं ने तो मेरे पास ऐसा डेटा नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? सर अभेद ऐप की आप जो बात कर रहे हैं सर, अब तक क्या उसका रिस्पॉन्स देखने को उसका रिस्पांस बहुत अच्छा देखने को मिला है और उससे जो पब्लिक है बहुत सेटिस्फाइड है। बट एक मैं कहना चाहूँगा कि ये जो गैंगस्टर कल्चर को जो ग्लोरिफिकेशन मीडिया के माध्यम से मिल रहा है वो एक उचित नहीं है ना। वो लिख देता है जी उसने, उनके जो नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा जी, वो उसने ऐसा किया, वो ठीक है, वो कुछ क्रिमिनल है। जब आएंगे, अब तक हम कम से कम 20 क्रिमिनल हम डिपोर्ट करा चुके हैं। अभी एक जो वेंकट गर्ग है जो इस टाइप के कार्य करता था, उसको हमारी टीम लेने गई हुई है, आके उसको अंदर देंगे, ठीक है ना। ये सारे पकड़े जाएंगे इवेंचुअली। लेकिन ये इसको मीडिया में ग्लोरीफाई करना एक अच्छा कदम नहीं है और बहुत सारे स्टेट्स में ये इस टाइप की न्यूज़ पे थोड़ा सा अंकुश है। सर पुलिस खुद कहती है कि उस गैंग का सदस्य हमने गिरफ्तार किया है। नहीं। या तो पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट नहीं दीजिए कि इस गैंग का सदस्य गिरफ्तार हुआ। नहीं, ऐसा- उस गैंग का सदस्य गिरफ्तार हुआ सर। ऐसा हो सकता है कहीं पे हुआ हो, बट ज़्यादातर ये इसको एक ऐसे न्यूज़ सेंसेशनलाइज के लिए करने के लिए दिखाया जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट भी ये मैं करना चाहता था आपके माध्यम से कि हाँ, सोशल मीडिया में वो एकदम भाई ऑल राइट, ओके। सर पकड़ declining tax ratio की ये देखती आपकी data is reflecting अभी पिछले 4 months में जो tax ratio है वो decline हुआ है हरियाणा में। हालांकि हरियाणा से शुरुआत हुई थी बेटी बचाओ अभियान। What is the reason implementation नहीं हो रहा है? I think health department will be better to answer you that. Because we data only, there is no implementation of law. no. We are implementing all the laws. सर विशेष तौर पर दो सवाल हैं। एक तो ये देखा गया है विभिन्न जिलों में, विशेष तौर पर जो है नेशनल हाईवे दिल्ली तक की सीमा में, यहाँ पर नशा तस्करी बहुत बड़ी है। उसका कारण क्या है? और दूसरी बात कि पुलिस विभाग के प्रयास तो बहुत देखे हैं, अभियान बहुत देखे हैं, लेकिन फिर भी कई खेप पकड़ी, विभिन्न जिलों में भी खेप पकड़ी जा रही है नशे की। उसका रीजन क्या मानते हैं? कहीं कोई चूक है? ये बहुत बड़ा चैलेंज है और ये मैं इसमें एक्सेप्ट करता हूँ और इसमें मेरे को कोई झिझक नहीं है एक्सेप्ट करने में कि जो नशा का जो धंधा है जो ये है ये हर जगह बढ़ रहा है। लेकिन हम उसी स्टेज पे उसी स्पीड से हम उसको पूरा रोकने का प्रयास हमारा जारी है। जो नशे में जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनके खिलाफ हमारी कार्रवाई जारी है। हमने स्पेशल टीम बना के, स्पेशल ऑपरेशन बना के और एक्स्ट्रा फोर्स भी लगाई है HSNB में, जो कि इन नशे के तस्करों के खिलाफ एक्शन लेगी। उसके अलावा अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे CM साहब खुद हर ज़िले में जाके उन्होंने अभी ये प्लान किया है कि उदय हरियाणा के अंतर्गत वो जगह जगह जाके ये समाज में अवेयरनेस फैलाएंगे। जो आम आदमी है, जो हमारा यूथ है, उनको इससे सचेत करेंगे कि इस ऐसे नशे में ना पड़ें और इसके जो दुष्परिणाम हैं उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। इसके अलावा जो कुछ जगह ये भी देखा गया है कि कुछ केमिस्ट इन्वॉल्व हैं, कुछ जो मेडिकल शॉप्स इन्वॉल्व हैं, उसके खिलाफ भी हमने काफ़ी कार्रवाई की है। और जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं, मैं आपको ये भी बता दूं, उसको हमने पिट NDPS में बंद कराया है और हरियाणा नंबर 1 पे है। अभी 150 लोगों को हम पिट NDPS में डिटेन करा चुके हैं और आगे भी हम कार्रवाई करते रहेंगे। बट ये एक ऑनगोइंग स्ट्रगल है और इसमें आप जानते हैं कि हमारे पड़ोसी राज्य से भी हमें काफ़ी ये इसका प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि बॉर्डरलेस एरिया है, कोई भी कहीं पे आ जा सकता है। तो उसमें भी ये हमें काफ़ी चैलेंज फेस करना पड़ रहा है और इस पे हमारी निरंतर लड़ाई जारी है और हम पूरा इसमें पूरे मशक्क़त से पूरा जोर लगा के हम इसको ओवर पावर करेंगे। सर आपका काफी एम्फेसिस है क्रिमिनल्स को अरेस्ट करने में, लेकिन एक बड़ी बात ये आ रही है सर कि बार बार गुरमीत राव रहीम को जिस तरह से पैरोल और फरलो मिलते हैं, सवाल यही आता है कि ऐसा बार बार लॉन्ग रोप क्यों दिया जा रहा है? नहीं, वो पैरोल का कार्य है, वो प्रिजन डिपार्टमेंट का है, वो उनको तो पिछले दिनों हुए हैं जी और आप लोगों ने ट्रेस जरूर कर लिए हैं, जी। लेकिन ऐसी क्या कार्रवाई कर रहे हैं या ऐसा क्या जनता तो सुरक्षित महसूस करे और अपराधियों के डर पैदा हो कि हाँ भाई नहीं करना है?
देखो, मैं अगर आपको डेटा दूं, मैंने तो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दिया था क्योंकि प्रेस में ये आ रहा था। एक्चुअली में हमारे ये जो है मर्डर है 37 की, मतलब 17% कम हुए। अटेम्प्ट टू मर्डर है 29, 11% कम हुए। टोटल हर्ट हमारे कम हुए, ग्रीवियस हर्ट कम हुए हैं, फेटल एक्सीडेंट मामूली कम हुए हैं। तो ये सारे हमारे पास डेटा अवेलेबल है कंपैरेटिव, ठीक है ना। मैं ये आपको इसलिए नहीं मैं उसका कह रहा था कि हमारे बढ़ गए हैं, बट ये पेपर में कुछ मीडिया में और सोशल मीडिया में ये कुछ न्यूज़ आई कि ये इस टाइप के केसेस अनट्रेस है। तो मैंने कहा आपका माध्यम से मैं ये सबको सूचना देना चाहूँगा कि सारे हमारे केसेस ट्रेस हैं। हमारे करीबन 70 से ज़्यादा एनकाउंटर हुए हैं पिछले 5 महीनों में। हमारे 3 पुलिस वालों को गोली लगी है एनकाउंटर्स में, ठीक है। हम सारा का सारा जो भी है क्रिमिनल है, इस टाइप के हार्डकोर क्रिमिनल है, उस कईयों 2-3 तो हमारे बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण हमारी बचत हो गई। हमारी STF भी लगी हुई है। तो हम इसमें पूरा है जी। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे 3 तो, हमारा तो एक ASI की टांग पे गोली लगी है ना, एक जो कांस्टेबल गुड़गांव था उसके 3 गोलियां लग गई, तो फॉर्चुनेटली बच गया। नहीं, ऐसा नहीं है। इट केस टू केस इट वेरी करता है। टकने के नहीं, पैर पे भी लगी है, चेस्ट पे भी लगी है। एक तो अपना एनकाउंटर में नहीं, अभी गुड़गांव में जो हमारा एनकाउंटर हुआ है उसमें तो अनफॉर्चुनेटली जो विक्टिम था, जो कि एक्यूज था, उसकी डेथ हो गई, जो तरन तारण से थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिस टाइप से जैसी सिचुएशन है उस टाइप से किया जाता है। सर, अवैध ऐप जो है उसका डाटा शेयर कर दीजिए। और बहुत सारी सेलिब्रिटीज हैं जिनको अपडेट पर आती रहती है, क्या कुछ सेलिब्रिटीज ने भी आपका ये जो ऐप है वो डाउनलोड किया है? ऐसा कुछ है डेटा हमारे पास? तो कुछ हरियाणा का तो हमारे पास है, करीबन 1000 के करीब लोगों ने, 1000 के करीब लोगों ने किया। और हम और कोशिश कर रहे हैं कि इस टाइप की अगर किसी को जो इस टारगेट ग्रुप में है उनको हम ब्रीफ करें और उनको हम ये ऐप डाउनलोड कराएं। सर, ये इंडिजिनस ऐप है या ये सेंटर में आप? नहीं, बिल्कुल इंडिजिनस है। बिल्कुल हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा पुलिस, हमारी टेक्निकल टीम ने डेवलप की है जी। और ये बाकी जगह ये कॉपी हुई है। जिस प्रकार से अब पुलिसकर्मी क्योंकि सुबह से शाम तक काम में रहता है, योग दिवस की बात आ रही है, उसको लेकर क्या प्रयास किए जाएंगे? देखो, जो आप हेल्थ की बात कह रहे हैं, पुलिस कर्मियों के हेल्थ की बात, वो भी एक इम्पॉर्टेंट विषय है। और वो हमने अपने वेलफेयर मेजर्स के माध्यम से भी हम अपने पुलिस कर्मचारियों का ध्यान रखते हैं। और अलग अलग हमने उनको स्कीम बनाई है। बल्कि एक अनफॉर्चुनेटली एक हमारे कांस्टेबल की फतेहाबाद में डेथ हो गई हीट वेव के कारण। अभी जो नाके पे उसकी ड्यूटी थी और वहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया 46-47, तो अब हमने फिर अपनी जो पॉलिसी है उसको चेंज किया। हम दोपहर के टाइम में थोड़ा हमने कम किया और उनको जो वहाँ पे नाकों पे उनको जो इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरे सुविधाएं हैं वो प्रदान करने की हमने वहाँ पे वो की है। और 46 से ऊपर 45 से ऊपर के जो कर्मचारी हैं उनको नाका ड्यूटी से हमने विड्रॉ किया है। तो उस पर्टिकुलर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा जनरल हेल्थ के लिए हम अलग अलग पुलिस लाइंस में हम सेशन लेते हैं और उनका 35 साल से ऊपर के जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उनका मेडिकल हमने कंपलसरी किया हुआ है। और जिसको भी अगर कोई मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है उस पर कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ की तरफ भी हम ध्यान दे रहे हैं, उसके लिए भी हमने अलग अलग स्कीम चलाई है। तो इस तरीके से हम अपने फोर्स का पूरा हेल्थ का ध्यान रखने की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। आपने बताया कि एक डेथ हुई है एक पुलिसकर्मी की हीट वेव की वजह से, लेकिन कितने ऐसे हैं जो बीमार हुए हैं हीट स्ट्रोक की वजह से? ऐसा कोई डेटा नहीं है। अगर कोई पर्टिकुलरली बीमार हुआ हो, ये तो मैंने इसलिए मेंशन कर दिया क्योंकि मैडम ने पूछा है ना। और उसके बाद हमने ये रियलाइज़ भी किया कि हमें इसमें स्टेप्स उठाने चाहिए। तो हमने पूरा एक इसमें अपने जो पॉइंट्स थे सबको हमने सर्कुलेट किए, क्योंकि करीबन हमारे 200 से ऊपर हमारे नाके पूरे हरियाणा में कार्यरत हैं। वो राउंड द क्लॉक चलते हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो हमारे सिपाही ने वहाँ ड्यूटी देनी है। उसके लिए हमने उनको फैसिलिटी भी दी है। अभी कुछ जगह हमने कूलर की व्यवस्था की है, कुछ जगह हमने ठंडे पेय पदार्थ की उनकी व्यवस्था की है, छाया में रुकने की,
है ना, बंदूक साथ में लेके नाके पे खड़े रहना बहुत मुश्किल काम है। तो इसके हिसाब से हमने, और इसीलिए जिसकी हेल्थ ठीक नहीं है उनको हमने उस ड्यूटी से विड्रॉ भी किया है। ये सारे स्टेप्स हमने उठाए। सॉरी थोड़ा आपके कार्यकाल एक सेकंड, आप क्या बोल रहे हैं सर? सर आपके 6 महीने अच्छा नहीं, वो इलीगल है। देखो अगर कहीं पे भी कोई करता है उसके खिलाफ अच्छा हमारे यहाँ करेंगे। तो जैसे पहले हुक्का का भी हुआ था, है ना, हम तो अगर ऐसा कोई छुपके करता है उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। कोई ऐसा कोई स्ट्रे इंसिडेंट है। आप अपने कार्यकाल की अगर बात करें सर, आपने जो टास्क रखा था वेरी फर्स्ट डे, उसमें से अब तक कितना आपने अचीव किया, क्या लग रहा है सर? वेल थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। फर्स्ट डे जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज़ थे, कुछ स्कीम्स थी, और उस पर हमने तुरंत कार्रवाई करी जैसे ही ज्वाइन करते ही। और उसमें सबसे पहले तो हमने वेलफेयर की तरफ कदम उठाया। पुलिस के जो हमारी शगुन स्कीम थी, जो हमारी पुलिस कर्मचारी को बेटी की शादी में 2.5 लाख की शगुन योजना हमने शुरू करी। उसके अलावा हमने हॉस्टल में जो बच्चे जाते हैं पुलिस कर्मचारियों के, वो एकदम खर्चा पड़ता है तो उसके लिए 50,000 उनको एक हमने गिफ्ट करने की वो करी। इसके अलावा हम और भी कई जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो हमने अनाउंस की थी। तो ये तो वेलफेयर का पार्ट था। इसके अलावा हमने जो क्राइम से रिलेटेड स्कीम्स थी, नाकाबंदी स्कीम थी, नाइट नाकाबंदी थी, और ये ATS का क्रिएशन है। और इसके अलावा जो हम अभी आने वाले टाइम में नई SDRF, IRB और टेलीकॉम में भर्ती करेंगे। तो इस टाइप की जो हमारी स्कीम्स हैं हमने सब पे एक्शन शुरू कर दिया है। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि काफ़ी स्कीम्स में तो हमारा रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, और आने वाले 3-4 महीने में आप देखेंगे सारी स्कीम्स हमारी इम्प्लीमेंट होगी, सब पे कार्य हो रहा है। सर हरियाणा का नूह और मेवात जो है वो साइबर क्राइम के लिए काफी ज्यादा आगे है। जी। वहाँ कुछ स्पेशल आप कर रहे हैं, कोई डाटा है आपके पास कि कितने के मामले वहाँ पे आप? वेल डेटा ये है, हमने अभी NCRB से निकाला था, उसमें हमारी रैंकिंग बाकी स्टेट से पीछे है साइबर क्राइम में। बट आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नूह हमारा हॉटस्पॉट है। वहाँ पे काफ़ी क्रिमिनल है जो कि साइबर क्राइम, ATM थेफ्ट और बाकी इससे रिलेटेड क्राइम्स में बाकी स्टेट्स में भी ये पाए गए हैं। तो उसमें हम समय समय पे हम अपने ऑपरेशन चलाते रहते हैं, और आने वाले टाइम में आप देखेंगे वहाँ पे और भी कार्रवाई होगी। सर ये जो वाई पूरन कुमार का मामला है और वो ख़त्म हो गई, अब तो वो तो कब की पुरानी हो गई। उन्होंने सवाल उठाया था कि CIA के लोग रहते हैं, हो गई वो, मैटर चला गया कोर्ट में, अब कोई ऐसा कुछ है नहीं उसमें। मैं बोल सकता हूँ उसमें, बट फिर वो पॉलिटिकल बन जाएगा। मैं आई डोंट वांट टू गिव एनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट। है जी, जांच की जो रिपोर्ट है हाई कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट में सबमिट है, और वो जो उस पर डायरेक्शन देंगे हम वो फॉलो कर लेंगे। सर ASI संदीप कुमार और वाई पूरन कुमार के मामले में सर कोई इन्वेस्टिगेशन में, वो जो चंडीगढ़ पुलिस का, चंडीगढ़ पुलिस का, संदीप कुमार हैं जी, कर दिया जब मेरा ही फोन नहीं अगर उठा रहे हैं, वो मैंने उनको बता दिया था, आप चिंता न करें। हैं जी, वो मैंने उनको, हमारी जो आपस में बातचीत हुई तो वो मैं बता दिया। नहीं, वो सब वो हमारा आपस में हमने कर लिया। ठीक है जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी गर्मी में आए, एंड आई होप नेक्स्ट मंथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू सर।